गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं अपना आज का 12 दिसंबर का करंट अफेयर। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन ट्राइडेंट के संबंध में निम्नलिखित किससे है, यह सही कथन चयन करिए। तो पहला विकल्प है, बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए चलाया गया है। तो ये नहीं पता हमें। कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया, कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया, तो बी गलत है। सी देखते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा 1971 में चलाया गया भारत और पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है। तो ये सही है, इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। सी इज ए करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन धंतेवारी ऑपरेशन धन्वंतरी बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए बिहार में शुरू किया गया था। ऑपरेशन धन्वंतरी जो पहला विकल्प था वो अब बिहार से संबंधित है। बिहार में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन धन्वंतरी, बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में चलाया गया एक ऑपरेशन था, इसलिए गलत था सी। अब पहला भी गलत था। तीसरा देखते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में शुरू किया गया एक आक्रामक अभियान था। भारत का एक आक्रामक अभियान था ये। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने क्षेत्रीय युद्ध में युद्ध रोधी टैंक मिसाइलों का भी उपयोग किया था। इसमें युद्ध रोधी टैंक मिसाइलों का भी उपयोग किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने लैब में बनी मीटों को व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूरी दिया है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर पहला ऐसा देश बना है जिसने मंजूरी दे दिया है, और ये चीन ने भी नहीं दिया है, अमेरिका ने भी नहीं, रूस ने भी नहीं। इसका विकल्प सही है ए, सिंगापुर। सिंगापुर ने अभी व्यावसायिक उपयोग के लिए इसको क्या बोलते हैं, लैब में बने मीट को मंजूरी दे दिया है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लैब में प्रोड्यूस्ड मीट की बिक्री को मंजूरी दे दिया है। अमेरिकी कंपनी जस्ट ईट चिकन बाइट्स का उत्पादन करेगी। उसने सिंगापुर की फूड एजेंसी की सेफ्टी टेस्ट को भी पास कर लिया। किसने? ये जस्ट ईट एक अमेरिकी कंपनी है और यही इसका प्रोडक्शन करेगी, तो इसने फूड सेफ्टी को भी पास कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो हमें ये देखना है, म्यांमार की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। लाओस के साथ लगती है, थाईलैंड के साथ भी लगती है, वियतनाम के साथ नहीं लगती है, बांग्लादेश के साथ तो बिल्कुल लगती है। तो इसका सही विकल्प है सी, वियतनाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं वियतनाम की बाउंड्री यहाँ तक ही है, जो कि लाओस की वजह से कट जाती है। चाइना से म्यांमार की सीमा लगती है, इंडिया से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, इधर थाईलैंड के साथ लगती है। तो ये सारे देश थे। लाओस भी यहाँ पे, लाओस को भी ले सकते हैं, लाओस के साथ भी लगती है। कुछ देशों का नाम ऊपर दिया गया है, चाइना जैसे कि हमने देख लिया, लाओस भी देख लिया, थाईलैंड भी देख लिया और बांग्लादेश देख लिया। इंडिया का नाम इसमें नहीं ऐड हो पाया है, इंडिया का नाम भी यहाँ पे है, तो इंडिया से भी इसकी सीमा लगती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इजराइल की बेरेसैट 2 परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2024 में चंद्रमा पर मानव युक्त यानों को उतारना है। आप पढ़ते समय कभी भी क्वेश्चन को ऐसे की पॉइंट पे हाईलाइट कर सकते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रथम महिला और अगले आदमी मतलब अपोलो के बाद को चंद्रमा पर भेजना है। चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इसका 2 और 3 सही है। यहाँ पे मानव युक्त नहीं, मानव इसमें नहीं भेजा जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका उत्तर इसका है 2 और 3 इसमें बी में है, तो इसलिए बी इसका सही उत्तर है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। हाल ही में इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान है, मानव युक्त नहीं, मानव रहित है, उतारने के उद्देश्य से बेरेसैट 2 परियोजना शुरू की है। तो ये हो गया। आर्टेमिस मिशन में एक प्रथम महिला और अगला आदमी रहेगा, जिसको 2024 तक भेजा जाएगा। अगला भारत का परियोजना है। भारत ने चंद्रयान 2 नामक एक नए चंद्र मिशन की परियोजना बनाई है, जिसे अगले वर्ष अर्थात 2021 में इसको शुरू किया गया या लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अभी ये परियोजना है, आगे देखिए क्या होता है इसके लिए। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। समाधान सिद्धांत की घोषणा भारत के वामपंथ उग्रवाद की समस्या रोकने के लिए लाई गई थी। ये जो समाधान था ये लाया गया था उग्रवाद को रोकने के लिए, वामपंथ को रोकने के लिए। तो इसको लाए थे कौन? आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इस समय हमारे वो मनोहर पारिकर नहीं है, गृह मंत्री उस समय थे। ये सिद्धांत में केंद्र सरकार की दीर्घकालिक रणनीतियों को शामिल किया गया है, जो टॉप डाउन अप्रोच को अपनाती है। टॉप डाउन है या डाउन टू टॉप है?
आप यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि ये डाउन टू टॉप है, ना कि टॉप टू डाउन, तो इसलिए 2 गलत है। पहला सही है, इसमें ए इसका सही उत्तर है। ज़्यादातर परियोजनाएं डाउन टू टॉप होती हैं, ना कि टॉप टू डाउन। तो इसका कुछ इस तरह से विकल्प दिया गया वामपंथ के लिए। तो इसका एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस और डी से है की परफॉर्मेंस ऑफ इंडिकेटर KPI, और एच से यहाँ पे लिखा है हार्नेस टेक्नोलॉजी, ए से लिखा गया एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेड थिएटर, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्लान रहेगा। एन से है नो एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब वो जो भी वामपंथी हैं उनको एक्सेस ना दिया जाए फाइनेंस तक, तो इसके लिए ये लाया गया था समाधान परियोजना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी ऐसी धारा है जो ठंडी है? तो यहाँ पे बेगुला करंट ठंडी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी ठंडी है। जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट पे चलती है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, तो वो ठंडी धारा है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, तो ग्रीनलैंड के नाम से ही लग रहा है कि ये ठंडी धारा है, तो ये भी ठंडी धारा है। कैलिफोर्नियन करंट, हाँ ये भी ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन हो गया करंट, और ईस्ट पूर्वी ग्रीनलैंड हो गया, कैलिफोर्नियन करंट हो गया, और एक कौन सा करंट था? कैलिफोर्नियन करंट हमने देख लिया, ईस्ट ग्रीनलैंड देख लिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन देख लिया, बेगुला करंट। तो बेगुला करंट देख लेते हैं, बेगुला यहाँ पे है, तो बेगुला करंट हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है केरल में नाइटिंगेल 19 रोबोट चक्रवात की भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। दूसरा कथन है महाराष्ट्र में उच्च बुखार की निगरानी के लिए फेवरी आइज स्क्रीनिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। तो ये चक्रवात के लिए नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये एक आप लोग नाइटिंगेल का क्या बोलते हैं, जो नर्सों को मिलता है अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान, तो वो नाइटिंगेल के नाम से मिलता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह से नर्स के रूप में काम करेगा रोबोट, ना कि चक्रवात के लिए। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका सही विकल्प है बी इसका सही उत्तर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया है। यहाँ पे नाइटिंगेल का उपयोग एक अच्छा उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? ये भोजन और दवाएं भी वितरित करता है। जो नाइटिंगेल 19 रोबोट है, ये दवाएं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल भी करता है, चिकित्सक रोगियों के साथ बातचीत भी करने में है, वीडियो इंटरेक्टिव भी करता है। और ये जो यहाँ पे था फेवरी आइज, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित थर्मल स्क्रीनिंग प्रणाली है, जो वास्तविक समय में स्वचालित और गैर घुसपैठ निगरानी के भी काम करता है। ये तो कोई ज़बरदस्ती अगर घुसना चाहे बिना जांच कराए तो उसकी भी निगरानी करता है। कौन सा? फेवरी आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा फेवरी आइज का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र। और दूसरा ये किस लिए है, तो आपने यहाँ पे देख लिया थर्मल स्क्रीनिंग के लिए। आप लोग रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग होता है, तो वो काम ये करता है। और एक तरह का विजिलेंस का भी काम करता है कि कोई बिना थर्मल स्क्रीनिंग के भी जाए तो उसकी भी निगरानी ये करता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसको कहाँ लगाया गया है। तो इसको लगाया गया है स्टेशन पे। कौन सा स्टेशन है वो? तो यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो बारह बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हो बारह बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विकल्प है, इसमें इसका आयुष्मान स्टेटस वल्नरेबल है, यह शुष्क आवासों में रहता है। तो हमारे वहाँ जो बस्टर्ड पाए जाते हैं इंडियन बस्टर्ड, वो भी शुष्क आवासों में रहता है, ये भी। तो मतलब दोनों सही है इसका विकल्प। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये क्यों न्यूज में था। तो अभी पाकिस्तान ने बहरीन के शाही परिवार के 7 सदस्यों को 100 पक्षियों को 100 ये जो है अपना विलुप्त प्राय पक्षी हो 12 को का शिकार करने के लिए मंजूरी मिल गया है। 7 लोगों को और 1 लोग 100 पक्षियों का शिकार कर सकते हैं। तो ऐसी पहले भी दिया जाता रहा है मंजूरी, लेकिन इस बार भी दे दिया गया है फिर से। तो इन 7 लोग करेंगे, 700 पक्षियों का शिकार किया जा सकता है। पाकिस्तान ने मान्यता दी, वो दे दिया है, इनको परमिशन दे दिया है शाही परिवार को, बहरीन के शाही परिवारों को। तो इसलिए न्यूज़ में था। तो इसका आयुष्मान आप लोग स्टेटस याद करिएगा, तो वल्नरेबल है, 2014 से ही वल्नरेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अपना होबारा बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहारों को भी मानते हैं? तो बिल्कुल सही है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं और उनके सारे त्योहारों को भी मानते हैं। थारू
नेपाल भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये अपनी लिए मूल ये अपने आप को मूलतः सिसोदिया वंश का राजपूत मानते हैं। हाँ, ये सही है, ये भी सही है। तो इसके सारे विकल्प सही है, इसलिए डी इसका उत्तर है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख सकते हैं कि नेपाल में इनकी संख्या कितनी है, 6.66% इनकी नेपाल में संख्या है थारुओं की। ये अपने आप को स्वतः सिसोदिया वंशी राजपूत कहते हैं। इनमें स्त्रियों को संपत्ति पर विशेष अधिकार होता है, जो कि आज भी भारत में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन इनमें विशेष अधिकार उनको मिलता है संपत्ति का, थारू जनजाति में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी क्लब अर्थात UFC समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करते हैं। काफ़ी क्लब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का विस्तार का समर्थन करते हैं। भारत इस समूह का सदस्य है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। ये विस्तार का तो पहली बात विरोध करते हैं, ये मानते हैं कि जो सदस्यता है 5 लोगों की वो सही है, इसका विस्तार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। पहला विस्तार नहीं चाहते हैं, भारत इसका सदस्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत खुद दावे करता है कि हमें भी UN सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इसका डी आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सदस्य कौन कौन से हैं काफ़ी क्लब के। काफ़ी क्लब के सदस्य कुछ इस तरह से हैं। काफ़ी क्लब में इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन किसके विरोध में होगा। ये सबका अपना अपना खुद का लक्ष्य है जिसको ये लोग काटना चाहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान सीधा भारत का लगा लीजिए, दक्षिण कोरिया जापान का, क्योंकि G4 का भारत सदस्य है और G4 सदस्य हमेशा ये मांग करते हैं कि उनको सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता दिए जाए। तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया को डर है जापान को सदस्यता ना मिले, पाकिस्तान को डर है भारत को ना मिले, और यहाँ पे आप जर्मनी को देख सकते हैं। तो जर्मनी का विरोध इटली करता है, ताकि इटली चाहता है कि जर्मनी को सीट ना मिले। तो ऐसे में हमने देख लिया ये क्वेश्चन का डिटेल, आप नीचे पढ़ सकते हैं और भी चीज़ें जो दी गई हैं। वैसे हमने सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। बेरोसाइट 2 परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो हमने पीछे इसका देख लिया एक्सप्लेनेशन, पीछे भी क्वेश्चन में विकल्प था। UAE ने 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित जिस पिछले वाले क्वेश्चन में मानव सहित था, इसमें मानव रहित है, यान को उतारने के लिए शुरू किया गया। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर था C। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे टारबाल का संबंध निम्न में से किससे है? टारबाल एक प्रकार के इंटरनेट नेटवर्क है, एक चमकदार उल्कापिंड है, एक प्रकार का ब्लैक कार्बन है, एक प्रकार का ब्राउन कार्बन है। आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।